रिकॉर्डिंग का मैसेज में स्क्रीन शेयर में। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोग जो परम्यूटेशन पढ़ रहे थे वहां पर एग्जाम्पल 10 तक कंप्लीट किया था, मतलब ये 9 और यहाँ पर 10 तक किया था। तो बीच में कुछ क्वेश्चन गैप था, आई थिंक वो था हम लोग का सर्कुलर परम्यूटेशन का। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन सीख लेते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन और जो एग्जांपल्स है वो पढ़ेंगे। तो परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन में हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया। हाँ, ये पढ़ लिया था परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, कि कुछ टुगेदर नॉट टुगेदर वाला, ये लास्ट क्लास में किया था। अब हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन जो है, इसका हम पहले फॉर्मूला लिख देते, फिर हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग रो में किसी चीज को अरेंज करते हैं, ठीक है, सर्कल फॉर्म में नहीं करके रो में करते हैं, तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो एन होता है और उसमें आर होता है, तो एन पी आर इस तरीके से, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इस तरीके से हो जाता है। ये हो गया नॉर्मल जब हम लोग रो बेसिस पे करते हैं, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो यहाँ पर एन माइनस वन, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है n माइनस वन फैक्टोरियल। n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन ए सर्कल, n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन ए सर्कल n माइनस वन फैक्टोरियल बेस। ठीक है, अगर n चीजों को हमें सर्कल फॉर्म में अरेंज करना है तो वो हम लोग n माइनस वन तरीके से कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब n माइनस वन तरीके से कर सकते हैं, इसका मतलब जो है मेरा जो भी n का वैल्यू होगा उससे एक कम होगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसको हम लोग समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। देखो इसको हम लोग दो तीन तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि पहला इस तरीके से समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि तीन लोग हैं, क्योंकि हम दो तीन एग्जाम्पल से ये समझाएंगे। थ्री पर्सन्स, अब तीन लोगों को अगर हम लोग रो में अरेंज करेंगे, रो में अरेंज करेंगे तो वो कैसे हो सकता है। रो में अरेंज करने से ऐसे हो सकता है, तीन पर्सन का क्या करें, कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो रो में अरेंज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, ये हो सकता है। ठीक है, अब यही तीन पर्सन को अगर हम लोग थ्री पर्सन्स ए बी सी अरेंज इन सर्कल, ये लिखना चाहिए था अरेंज इन रो, इस तरीके से। तो ये रो में छह तरीके से अरेंज हो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एन भी थ्री, आर भी थ्री, तीन में से तीन लोगों को लेके अरेंज करना है, थ्री फैक्टोरियल यानी सिक्स हो जाए। और इस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करें कि ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में मिडिल में बी है, बी के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो है ए और सी है। मतलब अगर बी हमारे साथ फ्रंट फेस करके है तो बी का लेफ्ट हमारा राइट, मतलब बी के लेफ्ट साइड में हम बोलेंगे सी है, राइट साइड में ए है। ठीक है, इस तरीके से। दूसरे वाले अरेंजमेंट में सी मिडिल में है, फिर इधर उधर ए बी है। ठीक है, इस तरीके से हर एक अरेंजमेंट अलग है अपने आप में। जैसे ये अरेंजमेंट में बी मिडिल में है, इसमें सी मिडिल में है, इसमें सी, इसमें भी सी मिडिल में है, लेकिन दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि एक में सी के अगल बगल ए बी है, इसमें भी अगल बगल ए बी है, लेकिन एक में
लेफ्ट साइड में बी है, एक में लेफ्ट साइड में ए है, ठीक है। तो ये हर एक अरेंजमेंट अपने आप में अलग है, ठीक है, एक जैसा नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग सर्कल में करें तब क्या होगा, तो मान लो ये तीनों जन एक राउंड टेबल के इधर तीन चेयर लगा हुआ है, इसमें बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने चेयर ऐसे लगाया था 1 2 3, तो ये इतने तरीके से बैठ सकते हैं, हर एक तरीका अलग है। लेकिन अगर राउंड टेबल हुआ तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग किसी एक को पहले बोलेंगे कि जाके बैठो, ठीक है, मान लो पहले ए ही आ रहा है बैठने के लिए, ठीक है। अब ए के लिए बैठने का कितना सारा ऑप्शन है, तो वैसे देखने से लगेगा 1 2 3 ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन का मतलब ये नहीं हो रहा है कि जैसे ए के लिए भी देखो ना कितने सारे ऑप्शन है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन अपने आप में अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि अगर ए ये फर्स्ट सीट पे नहीं बैठ के थोड़ा मैंने इधर होके फर्स्ट सीट में नहीं बैठ के इसमें बैठता है, तो ए मिडिल में आता है। इधर बैठेगा तो ए एकदम एंड में आएगा। जैसे तुम लोग कभी ट्रेन से सफर करते हो, तो जैसे नॉर्मली अगर 3 सीट ऐसे है, ठीक है, तो ये मिडिल वाला हो गया, विंडो साइड हो गया, एक ये इधर वाला हो गया, ठीक है, जिधर लोग जाना आना करते हैं, ये एक साइड हो गया। तो ये तीनों सीट का मतलब लेकिन अलग हो जाता है, एक जैसा नहीं है। मिडिल में बैठने का मतलब है अगल बगल दो लोग रहेंगे, विंडो साइड का मतलब जो है अलग हो जाता है। लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं है। सर्कल में ए यहाँ बैठे, ए यहाँ बैठे या ए यहाँ बैठे, उसके लिए तो बात बराबर ही है जब तक बाकी लोग नहीं बैठते हैं। पहले वाले के लिए बात बराबर है। पहला वाला इंसान इधर बैठे या इधर बैठे, उसके लिए बात बराबर है। मतलब ए जब यहाँ पर बैठने के लिए आएगा, कोई भी एक सीट ऑक्युपाई करने के लिए आएगा, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन एक जैसा ही काम करेगा, ठीक है, सारा ऑप्शन एक जैसा ही काम करेगा। मतलब ए के लिए ऑप्शन क्या हो गया, वन ऑप्शन। वन ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ चेयर्स का बात हो रहा है, चेयर्स तो 3 ही है, लेकिन इसका बैठने का, यहाँ बैठे तो भी इसके लिए बराबर है, यहाँ बैठे उसके लिए बात बराबर है, क्योंकि अभी तक कोई बैठा ही नहीं है। लेकिन रो में होने से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ए बोलेगा हम यहाँ बैठेंगे तो ए मिडिल में हो जाएगा, ठीक है, साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। लेकिन इसमें लेफ्ट राइट कहाँ से बोले, ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है ना तो मिडिल है, क्योंकि जब तक बाकी कोई नहीं बैठेगा कैसे पता चलेगा कि कौन किधर है। अब जैसे ही ए बैठ गया, मान लो ए को कहीं पर भी बैठा देते, चलो ए को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब बी और सी के पास क्या ऑप्शन है, जैसे हम लोगों ने बोला बी जाके तुम बैठो, ठीक है। तो अब बी के पास कितना ऑप्शन है, अब बी के पास ना 2 ऑप्शन है, ठीक है, बी के पास 2 ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ चेयर 2 है, नहीं नहीं, नंबर ऑफ चेयर के ऊपर नहीं, बी के पास 2 ऑप्शन इस तरीके से है। बी अगर इधर बैठे तो वो ए के कौन से साइड में होगा, राइट साइड में, और बी अगर इधर बैठे तो वो ए के लेफ्ट साइड में होगा। तो बी का बैठने से बी के लिए फर्क पड़ता है, अरेंजमेंट ऑलरेडी ए की वजह से जो बन चुका है, तो फिर बी के लिए वो मायने रखता है। बी अगर इधर एक साइड बैठेगा, मतलब किसी भी एक साइड बैठने पे राइट होगा, एक साइड बैठने में लेफ्ट होगा, तो बी के लिए दो बात अलग है, इसीलिए उसके लिए 2 ऑप्शन है। और सी के लिए, अब मान लो बी को कहीं बैठा देते, चलो बी को यहाँ बैठा दिया, अब सी के लिए कितने सारे ऑप्शन है देखो। अब सी के पास तो एक ही जगह बचा है, ये वाला, ठीक है। अब उसको इधर ही बैठना पड़ेगा। इधर बैठने का मतलब हो गया कि सी का फिक्स हो गया जगह ऑटोमेटिकली। सी कैसे बैठ रहा है, सी बैठ रहा है ए के लेफ्ट साइड में और बी के राइट साइड में, ठीक है। तो सी के लिए एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा सी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आता है 2, ठीक है। अब फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, n-1 फैक्टोरियल। तो n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हमें 3 लोगों को अरेंज करना है, तो सर्कुलर मोड में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3-1, फॉर्मूले के हिसाब से 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 यानी 2 वेज हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से बताने का कोशिश किया कि ये होगा आंसर, ठीक है। क्यों, ए के लिए एक ऑप्शन, बी के लिए 2 ऑप्शन और सी के लिए एक ऑप्शन हुआ, इस तरीके से हुआ, ठीक है। इसके अलावा भी हम और एक तरीके से समझा देते हैं, देखो, जो कि यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ किया हुआ है, इसके हिसाब से हम समझा दें। तो देखो कैसे हो। अब ये जो एबीसी का मैंने बोला, उसका हम लोग अलग अलग जो है अरेंजमेंट करके दिखाते, ठीक है। तीनों पर्सन्स को हम लोग कैसे बैठा सकते हैं। तो एक सर्कल, ये सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3,
ठीक है, इधर सर्कल 4, सर्कल 5 और सर्कल 6। ठीक है, अब हम एक एक करके अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने ए को यहाँ पुट किया, ठीक है, बी को यहाँ लिखा और सी को यहाँ। फिर इसमें क्या किया, चेंज करते चलो। कैसे, यहाँ पर हम लोग ए को यहाँ लिख देते हैं, सी को यहाँ लिख देते हैं, बी को यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट वाले में ए बी सी, जितने तरीके से हो सकता है सारा तरीका यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। ए बी सी, ठीक है, देखो एक ए सी बी मैंने इस तरीके से किया है, मिडिल में ए सी बी इस तरीके से मैंने फिक्स्ड करके मतलब ड्रॉ किया है, ताकि एक भी ड्रॉ ना छूटे, मतलब कोई भी ऐसा अरेंजमेंट ना हो जो कि मैंने लिखा ना हो। ठीक है, तो ए सी बी कर दिया, तो यहाँ पर भी वही ए सी बी कर दो। ठीक है, और या फिर ए बी सी, जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, चलो ए बी सी कर देते, एक ही बात है, कुछ भी कर लिखो। ठीक है, और ये चेंज करो, जैसे ए मिडिल में था तो इधर सी बी कर दिया, सी मिडिल में है तो इधर ए बी, इस तरीके से। तो इसके साथ मैंने ऑल्टर किया है। ठीक है, मतलब हम समझा रहे कैसे करके ड्रॉ कर सकते हो, बाकी ड्रॉ तो करने देगा नहीं। तो ए मिडिल में, सी इधर बी इधर, तो मैंने उल्टा कर दिया, बी इधर सी इधर। यहाँ पर सी मिडिल में है तो फिर ए बी था तो इधर हो जाएगा बी ए। ठीक है, इसमें बी ए, और इसमें बी मिडिल में डाला है मैंने, तो ए सी था तो इसको कर दो सी ए। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा और किसी तरीके से ये लोग सर्कल में बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये सर्कल में से अगर देखोगे कुछ सर्कल सिमिलर है, कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि हु इज, फर्स्ट वाले सर्कल में हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। ठीक है, तो मैंने ए को फिक्स करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हम लोग ए बी सी में से किसी को भी फिक्स करके समझ सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वाले में लिखेंगे फिर से, हु इज, सेकंड सर्कल में हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। फोर्थ वाले सर्कल में हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। और सिक्स्थ वाले में भी सेम क्वेश्चन, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, अब पहले वाले सर्कल में ए के लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, पहले वाले सर्कल में ए के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, बताओ, ड्रॉ देख के बताना। ये फर्स्ट सर्कल ए, इस ए का लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है? मैम लेफ्ट में बी, राइट में सी। हम्म, ठीक है, फिर सेकंड वाला सर्कल, मतलब ये वाला ए के हिसाब से ही बताना है, ए के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है? ए के राइट में बी है, लेफ्ट में सी है। और ये वाला हु इज लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड वाले में ए, ए के राइट में सी और लेफ्ट में बी। और ये वाला फोर्थ, ए के राइट में बी और लेफ्ट में सी। राइट में हम लेफ्ट में C। तो ये वाला ए ऐसे बैठ रहा है, तो राइट में बी, ए के राइट में बी और लेफ्ट में सी। और इसमें ए के राइट में सी है और लेफ्ट में बी है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा अरेंजमेंट सेम है, जैसे देखो ए के लेफ्ट में बी है, वो कहाँ कहाँ है, ये देखो, ए के लेफ्ट में बी, ए के लेफ्ट में बी, ए के लेफ्ट में देखो
यहाँ पर ये लास्ट वाला बी, ठीक है। और राइट में सी, राइट में सी, और ये एंड वाले में भी देखोगे तो राइट में सी है। तो इसका मतलब कौन सा तीन अरेंजमेंट एक जैसा हो गया? मतलब ये तो सेम हो गया ना, 1 3 और 6, ठीक है। अगर 1 3 और 6 देखेंगे, ये अरेंजमेंट 1 3 और 6, ये अरेंजमेंट सेम है। क्यों? क्योंकि ये इसमें ये 1 3 और 6, ये सभी अरेंजमेंट में वन, ये रहा 3 और ये 6, ये तीनों अरेंजमेंट में ए के लेफ्ट में बी है। ये देखो, ए के लेफ्ट में बी है और राइट में सी है। ए के लेफ्ट में बी है, राइट में सी है। ए के लेफ्ट में बी है और राइट में सी है। तो फिर ये तीनों अरेंजमेंट एक जैसा हुआ। और बाकी तीन अरेंजमेंट में मतलब 1 3 6 के बाद बाकी सर्कल जो बचता है वो है 2 4 और 2 5। 1 2 3 2 4 और 5, 2 4 और 5, ये सर्कल अगर हम लोग देखें 2 4 और 5, तो 2 में लेफ्ट में सी, 4 में भी लेफ्ट में सी, 5 में भी लेफ्ट में सी, राइट में बी, राइट में बी, राइट में बी, मतलब ये तीन सर्कल एक ही जैसा अरेंजमेंट हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये तीन सर्कल का मतलब एक ही अरेंजमेंट है, और ये तीन सर्कल का मतलब एक ही अरेंजमेंट है। तो टोटल दो ही अरेंजमेंट हो सकता है। तो फॉर्मूला भी हमें वही बोल रहा है, जितने लोग हैं उनको सर्कल में अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन या फिर मतलब इन जो भी होगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो कोई नॉन लिविंग आइटम हो, तो -1 करके ही हमें जो है अरेंजमेंट कितना सारा हो सकता है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला ऐसा होता है। तो अभी हम लोग अगर एन इक्वल टू हम लोग का 3 है, तो 3 - 1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को ही यहाँ पर देखो इस तरीके से, यहाँ चार जो है 4 पर्सन्स को देके बताया है मैंने। उसी चीज को सिंपल करने के लिए 3 पर्सन को देके बता दिया, ठीक है। पर्सन हो, कोई सी चीज हो, जो भी, ठीक है। मेन बात इतना है कि फॉर्मूला मुझे n - 1 फैक्टोरियल क्यों बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। यूज तो फॉर्मूला ही करना है, लेकिन एक बार समझ में तो आना चाहिए कि क्यों 1 कम हो जाता है, ठीक है। 1 कम इसीलिए हो जाता है क्योंकि सर्कुलर के केस में पहला जो पर्सन हो या पहले आइटम का जो भी पोजीशन लिया जाता है ना, पहले के लिए सेम मैटर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने समझा, ये सबसे आसान है, ठीक है। बाकी ये तो विजुअलाइज करके दिख ही रहा है आराम से, बट ये सबसे आसान मैटर है कि अगर सर्कल के चारों तरफ 3 फ्रेंड बैठना चाहते हैं, तो पहले फ्रेंड के लिए जब तक मतलब तीनों जो सीटिंग पोजीशन है वो सेम काम करेगा, ठीक है। उसके बाद वाले लोगों के लिए फिर भी मैटर करेगा, क्योंकि उसके बाद वाले लोगों के लिए पोजीशन बी, इधर बैठे तो कुछ अलग बात है, उधर बैठे तो अलग बात है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अब देखो सर्कुलर परमुटेशन का क्या क्या क्वेश्चन है, वो हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन किया था, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं करवाया, ये वाला 19 वाला, ये तो सबसे एंड में करेंगे। फिर आ गया सर्कुलर परमुटेशन, जिसमें एग्जाम्पल 1, सर्कुलर परमुटेशन का एग्जाम्पल 1, इसमें बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सीट एट ए राउंड टेबल फॉर ए ग्रुप डिस्कशन। तो 4 लोगों को राउंड टेबल में बैठना है। तो क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो 4 पर्सन कैसे बैठ सकते हैं राउंड टेबल में? 4 - 1, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 - 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1, 6 वेज, ठीक है। अगर इसको भी हम लोग समझना चाहे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। 4 अगर पोजीशन है तो पहले वाले के लिए एक ही ऑप्शन, ठीक है। तो A B C D अगर 4 लोग ले लेते, इसके लिए एक ऑप्शन होता है। बी के लिए ये मान लो इधर बैठ गया, बी के लिए 3 ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि तीनों पोजीशन अलग तरीके से उसके लिए ट्रीट होगा। अब बी कहीं बैठ गया मान लो यहाँ, तो सी के लिए 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। डी के लिए एक ही ऑप्शन हुआ, तो वही 1 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 6 वेज, ठीक है। बाकी फॉर्मूले से तो आराम से हो ही जाएगा। ये हो गया। अच्छा, अब ये और एक है,
ये वाला, number of ways of arranging n persons along a round table so that no person has same two neighbors, किसी भी लोगों का सेम टू नेबर्स नहीं होना चाहिए इसका अरेंजमेंट, और ये नेकलेस वाला सेम है, हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल करके होगा। अच्छा ठीक है, ये जब आएगा तो फिर से बताएंगे, पहले सर्कुलर नॉर्मल वाला जो सीखे वो पहले देख लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 कर लिया, 2 कर लिया था, लास्ट क्लास ही कर लिया, ये सब 3 कर लिया, 4 भी हो चुका है, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 वाला नहीं हुआ क्योंकि इसमें हम लोग का सर्कुलर परमुटेशन, इसमें बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन्स बी सीटेड एट ए राउंड टेबल, तो 8 लोग राउंड टेबल में कैसे बैठ सकते हैं, तो n हो गया 8, तो 8-1 फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कितना होता है, आई थिंक 5040 होता होगा, देख लेते हैं। 7 into 6 into 5 into 3 5040। 5040 वेज, इतने तरीके से बैठ सकते हैं 8 लोग राउंड टेबल में। अच्छा फिर इसमें और एक पॉइंट ऐड ऑन हुआ, इन हाउ मेनी केसेस विल टू पर्टिकुलर पर्सन सीट टुगेदर, ठीक है, अब बोल रहा है कितने ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें दो पर्सन एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है, तो क्या ये हम लोग जो लास्ट क्लास में टुगेदर वाला कंसेप्ट पढ़े थे उससे हो जाएगा, हाँ उससे भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सर्कल है, 8 जो है बैठने का जगह होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 बना लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। अब बोल रहा है कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि दो पर्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठेगा, तो दो पर्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठेगा तो वो कहाँ बैठ सकता है, आइदर ये दो जगह पे, या फिर ये दो जगह पे, या फिर ये वाले दो जगह पे, या फिर ये वाले दो जगह पे, या फिर ये वाले दो जगह पे, या फिर ये दो जगह पे, या फिर ये दो जगह पे, या फिर ये दो जगह पे, ठीक है। मतलब कोई भी दो सीट में दो पर्सन एक साथ बैठेगा तो वो जगह क्या हो सकता है, तो कोई भी दो सीट, इसीलिए मैंने एक नहीं दिखा के सभी को इस तरीके से बता दिया कि कोई एक पोजीशन तो हमें मानना पड़ेगा ना कि भाई ये दो सीट, तो कोई भी सीट हो सकता है। अब क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे कोई भी दो सीट ही सर्कल करके दिखाना है, क्योंकि सारा वैसे दिखाएंगे तो समझा नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यही दो होगा, इसीलिए मैंने दिखा दिया कि सारा हो सकता है, ये दो हो सकता है, ये दो हो सकता है, इसीलिए दिखा है, ठीक है। तो मान लो कि ये दो पोजीशन में दो लोग एक साथ बैठेंगे, ठीक है, तो 8 पर्सन्स है, उसमें से हमें दो लोगों को एक साथ ही बैठाना है, वो जहां भी बैठेंगे कहीं पर भी बैठा दो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक इधर बैठेगा तो एक इधर या फिर इधर बैठेगा, ठीक है, एक साथ होना चाहिए। तो दो दो लोग होंगे टुगेदर, और इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड हो गए क्योंकि इनको हम लोग अलग अलग नहीं बैठा सकते हैं, और बाकी बचे 6 लोग, ठीक है, ये नॉट रेस्ट्रिक्टेड, तो जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड है उनका काउंटिंग तो 6 ही होगा, क्योंकि वो 6 अलग अलग कहीं पर भी बैठ सकते हैं, एक साथ भी बैठ सकते हैं, अलग अलग भी बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो दो लोगों को रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया उनको हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट 7 होगा, टोटल अरेंजमेंट 7 होगा, ठीक है। क्यों 7 होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये दो को अलग नहीं मान के इसको एक मानना है, क्योंकि दो लोग तो एक साथ ही हमेशा बैठेंगे, तो दो सीट को एक मानना है कि भाई एक इधर बैठेगा तो दूसरा उसके साथ ही बैठने वाला है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट 7 हो गया। अब यहाँ पर अगर यही मेरा एन है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास भी कर रहे थे, तो सात सात में से 7 लोगों को लेना है, सर्कुलर परमुटेशन क्या बोल रहा है, 7-1 कर दो, मतलब एन का वैल्यू एक कम कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड
जैसे हम लोग वहां भी कर रहे थे ना, क्या वो आपस में इंटरचेंज कर सकते? बिल्कुल कर सकते। मान लो एक पर्सन का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तो हम लोग ए बी या बी ए किसी भी एक तरीके से बैठा सकते हैं। अगर हम लोग बैठा है इस जगह पे ए बी या फिर बी ए, किसी भी एक तरीके से बैठा सकते हैं, तो ये आपस में दो तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उस केस में एन हो गया मेरा 2 और आर हो गया मेरा 2। तो यहाँ पर मेरा जो है रो वाइज, ये देखो रो हो गया ये दो, ठीक है, ये रो वाइज परमुटेशन, मतलब इसमें सर्कुलर और रो दोनों ही मिक्सड अप हो गया। तो 2p2 हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होगा? तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720 इंटू 2, 1440 बेस, ठीक है। इस तरीके से होगा। और वैसे भी जब इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली हम लोग का ये जो इंटरचेंज है, ये हम लोग का रो वाला ही हो गया। मतलब सीधा बात है, क्या ये आपस में इंटरचेंज कर सकते? बिल्कुल कर सकते। वो कितने तरीके से? तो ऐसे नॉर्मली दिख रहा है ए ए बी या बी ए, इस तरीके से तो दो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्यों मैंने इसमें सर्कुलर नहीं लगा, क्योंकि ए और बी ऐसे बैठने से कोई सर्कल थोड़ी बन रहा है, सर्कल तो कंप्लीट होने से बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर मेरा नॉर्मल जो हम लोगों ने अभी तक रो वाला सीखा वो लगेगा, और बाकी पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग का यहाँ पर जो है फॉर्मूला ये सर्कुलर परमुटेशन का लगेगा। 1440। अच्छा, एग्जाम्पल 10 ये तो नॉर्मल था, तो ये हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी हम लोग ये एक्सरसाइज 5 भी कर। सबसे पहला है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग। रिंग मतलब सर्कल हो गया। 7 गर्ल्स एक रिंग बना सकती कितने तरीके से? तो क्या आंसर हो जाएगा? n 7 है, 7 - 1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यानी मैम 700। 720। हाँ 720। तो ऑप्शन सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सीट इन ए राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज मे सीट टुगेदर। मतलब अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये और ये सेम है। देखो अभी ये जो किया, बस इसमें 8 थे, इसमें 7 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है, फिर से एक बार देख लेते क्वेश्चन, कि 7 बॉयज को मैं राउंड टेबल में बैठाना है, लेकिन एक कंडीशन है कि 2 पर्टिकुलर बॉयज एक साथ बैठेंगे, ठीक है। तो 7 बॉयज, इसको 2 पार्ट में मैम डिवाइड इसका भी करें। सी है क्या? इसका आंसर सी। सी नहीं, ए होगा। अच्छा। 240 है। तो यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्टेड और 7 - 2 यानी 5 नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो ये एक मानेंगे, यहाँ पर 5, टोटल अरेंजमेंट 6 हो जाए। तो फिर यहाँ पर 6 - 1 फैक्टोरियल एंड ये दो आपस में इंटरचेंज करेंगे, जो 2 रेस्ट्रिक्टेड है, तो 2p2 हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 इंटू 240। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें ये भी तो लगेगा ना, 120 तो ठीक है, बट ये भी तो लगेगा कि ये आपस में इंटरचेंज करेंगे। अभी अभी देखना, बस यहाँ पर काउंटिंग में कम है, यहाँ पर 8 पर्सन है, यहाँ पर 7, ठीक है। अब ये वाला, if 50 different jewels can be said to form a necklace, then the number of ways is। कितने तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला बोले ना कि समझाना पड़ेगा, तो चलो अभी समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ही थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। मतलब सर्कुलर परमुटेशन पे ये जैसे समझा, उसी तरीके से वो नेकलेस वाला पॉइंट भी हम लोग समझ लेते। चलो यहाँ पर एक बार समझ लेते, फिर से जो है एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें।
तो यहाँ पर लिख रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n persons along a closed curve so that no person has the same two neighbors is half of n-1 factorial। ठीक है, और सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सेम फॉर्मूला विल apply if asked to find number of different forms of necklace और गार्लैंड्स। ठीक है, नेकलेस या माला वाले केस में भी सेम आंसर होता है। ठीक है, मतलब ये मैंने लिख दिया, वहां तुम लोग को जहां दिखाया ना वहां से तुम लोग पॉइंट आउट भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से एक बार लिख लेने से एग्जाम में कॉपी देखने से ही हो जाता है, इसमें से ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए हम लिखवा दिए। ये वाला फॉर्म। ठीक है, ये देखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन पर्सन अलोंग ए राउंड टेबल। मैंने लिखा है अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, तो वही राउंड टेबल लिख दो, उसके जगह कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। सो दैट नो पर्सन हैज द सेम टू नेबर। ठीक है, और सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। द नंबर ऑफ नेकलेस फाउंड विथ एन बीड्स। ठीक है, एन बीड्स से अगर नेकलेस बना या फिर नंबर ऑफ जो भी फ्लावर्स दे दिया उससे अगर गार्डलेन बन रहा है तो उसमें भी सेम फॉर्मूला लगता है, दैट इज हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी ये n-1 फैक्टोरियल तो पता ही है। ठीक है, सर्कल में अगर किसी चीज को, जैसे देखो माला बन रहा है तो सर्कल ही हुआ ना, या फिर नेकलेस है तो वो तो सर्कल फॉर्मेशन में ही हो गया, नेकलेस का मतलब ही सर्कल हो गया। ठीक है, गार्लैंड का मतलब ही सर्कल हो गया, तो सर्कल में n-1 फैक्टोरियल तो होगा ही। ठीक है, लेकिन इसमें हाफ क्यों लग रहा है वो समझना जरूरी है, मतलब वो क्यों लग रहा है वो हम बता देते हैं। देखो फॉर्मूले में हाफ क्यों लग रहा है, जैसे कि अगर हम लोग के पास मान लो 4 बीड्स है। ठीक है, अलग अलग कलर का, मान लो एक ऐसे बना लो, ये वाइट कलर का धागा है। ठीक है, इसमें नेकलेस बना रहे 4 बीड्स। ठीक है, एक ये रेड वाला, ये एक कलर का दे दिया। ठीक है, 4 कलर होने से ही हो जाएगा, ये एक हो गया। ठीक है, अब ये, ठीक है, ये नेकलेस है। अब ये नेकलेस को हम लोग और किस तरीके से पहन सकते हैं, सोचो, अगर ये नेकलेस किसी को पहनना है तो वो और किस तरीके से पहन सकता है। तो एक ये हो सकता है कि इसको जस्ट फ्लिप करके हो सकता है। फ्लिप करने से चेंजेस कहाँ कहाँ आएगा, देखो अगर इसको थोड़ा इमेजिन करोगे तो समझ जाओगे। अगर फ्लिप कर देते हैं तो फिर ये दो जो बीट्स है वो अपने जगह पे ही रहेगा, इंटरचेंज सिर्फ ये वाला करेगा। इंटरचेंज सिर्फ ये वाला करेगा। ठीक है, इंटरचेंज सिर्फ जो रेड और ब्लू वाला मैंने दिखाया, ठीक है, ये वाला करेगा। तो इसीलिए टोटल जितने भी अरेंजमेंट होंगे उससे आधा अरेंजमेंट हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पर बताया, उतना डिटेल्स में तो कुछ है नहीं, शायद देख लेते हैं। The arrangement such a way every person, ये देखो, in forming a necklace or garland there is no distinct between a clockwise and anti-clockwise direction because we can simply turn it over so that clockwise becomes anti-clockwise and vice versa। मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखें, ठीक है, मतलब घड़ी के तरफ, और ये देखो जैसे ये देखो, ये ऐसे व्हाइट कलर से, ये ऐसा, इसका ऐसा। अब ये इसमें देखो, ये ऐसा हो रहा है,
ठीक है। अच्छा, अब ये वाले केस में ऐसे, ये वाले केस में ऐसे, ठीक है, ये वाले केस में ऐसे। बोल रहा है कि अगर हम लोग नेकलेस या गार्डलेंड बना रहे हैं तो नो डिस्टिंग बिटवीन ए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी कैन सिंपली टर्न इट ओवर, क्योंकि हम लोग इसे पूरा चेंज नहीं कर सकते। वो टर्न का मतलब हम वही समझा रहे थे कि हम लोग जस्ट इसे फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो फ्लिप किया ना, तो फिर इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्योंकि वो सर्कल है, बीड अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोगों का क्या होगा कि इसमें फॉर्मूला फिर क्या लगेगा, बोल रहा है क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है तो फिर जो भी टोटल मतलब जो भी टोटल वेज होता है जो हम लोग का सर्कुलर परमुटेशन है उसका आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से वो आधा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला ये वाला लगेगा, हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। बस इतना सा चेंज होता है, इस वजह से पूरा चेंज हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो नेकलेस गार्लैंड वाले केस में ये याद रखना है, और यही सेम फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पर लगना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, फिर वहीं पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज ये वाला, 50 different jewels can be said to form a necklace, then the number of ways is। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 का आंसर एक्सरसाइज 5A, सॉरी 5C है शायद, या B है, 5B, 5B का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 50 है, तो फिर n हो गया 50, क्योंकि नेकलेस का बात हो रहा है, तो हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो हाफ इंटू 50 - 1 फैक्टोरियल, यानी हाफ इंटू 49 फैक्टर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला हाफ इंटू 49 फैक्टर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स can be seated at round table so that any two and only two of the ladies sit together। बोल रहा है कोई भी दो को ले लो, लेकिन सिर्फ वही दो एक साथ बैठेंगे, ठीक है। कोई भी दो को ले लो बट सिर्फ वही दो एक साथ बैठेंगे। द नंबर ऑफ वेज इज, कितने तरीके से ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन काफी अलग है, ठीक है। इसमें स्टार लगा लो। तो ये एक सर्कल है, कितने लोगों को यहाँ बैठाना है, 3 लेडीज 3 जेंट्स, मतलब टोटल 6 प्लेसेस होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये थोड़ा सा हटा हुआ तो गैप बराबर का हो जाए, ठीक है। अब यहाँ 3 लेडीज और 3 जेंट्स को राउंड टेबल में बैठाना है, लेकिन कोई भी 2 लेडीज को हमें देखना है, और वही 2 लेडीज, कोई भी 2 लेडीज को हमें लेना है, और वो 2 लेडीज ही एक साथ बैठेंगी, बाकी कोई लेडीज इसका मतलब एक साथ नहीं बैठेगा। ये कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो फिर देखो कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 3 लेडीज है, ठीक है, 3 लेडीज है टोटल, और 3 जेंट्स है, जिसमें जेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कहीं पर भी बैठा हो वो बैठ जाएंगे, ठीक है। 3 लेडीज, तो मान लो 3 लेडीज का नाम मैंने ऐसे दे दिया, L1 L2 L3। अब बोला है कोई भी 2 लेडीज जो है वो एक साथ बैठनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि L1 L2 को बैठाएंगे तो ऐसा हो सकता है L1 L2, अब ये इंटरचेंज करके L2 L1 तरीके से बैठ सकते हैं, या फिर L1 L3, या फिर L3 L1, ये आपस में इंटरचेंज कर दिया, या फिर L2 L3, या फिर L3 L2। मतलब अगर हम लोग L1 L2 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनका 2 अरेंजमेंट हो सकता है, अगर हम L1 और L3 को ले रहे हैं उनका 2 अरेंजमेंट हो सकता है, अगर हम L2 L3 को ले रहे हैं तो उनका और 2 अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब हर एक पेयर का 2 2 करके 6 अरेंजमेंट हो सकता है। तो पहला बात है, ये जो लेडीज का रेस्ट्रिक्शन है उसमें जो 2 पर्टिकुलर लेडीज को हमें एक साथ बैठाना है उसका कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन को हमें 3 स्टेप्स में करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा, पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं जिनका रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है।
तो अरेंजमेंट ऑफ 2 लेडीज आउट ऑफ 3 लेडीज, ठीक है, 3 में से 2 का अरेंजमेंट, ठीक है। तो एन मेरा 3 और आर मेरा 2। तो मुझे 3 में से कोई भी 2 लेडीज को लेके उनको अरेंज करना है। तो 3p2 हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल by 1 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 by 1 यानी 6 वेज, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके देखा, ठीक है, कि हाँ 6 तरीके से ही ये होगा। तो 2 लेडीज का हो गया। अब बाकी एक लेडीज तो और बची है, ठीक है, तो उनका क्या होगा, ठीक है। तो थर्ड लेडी जो भी होंगी, ठीक है। अब थर्ड लेडी कौन होगा, अगर हम लोगों ने L1 L2 लिया है तो L3 होगा, L2 L3 लिया है तो L1 होगा, L1 L3 लिया है तो L2 होगा, कोई भी एक होगा। थर्ड लेडी कैन बी सीटेड, इनका पोजीशन क्या होगा पता है, ये कहीं पर भी बैठेंगी लेकिन वो 2 लेडीज के साथ नहीं बैठ सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें बोला है सिर्फ और सिर्फ 2 लेडीज ही एक साथ बैठेंगी। मतलब जहां पर वो 2 लेडीज, अगर वो 2 लेडीज यहाँ बैठ रही है तो मान लो कि हम लोगों ने L1 L2 को लिया है, ठीक है, तो L3 यहाँ नहीं बैठ सकती है, यहाँ नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो इसके साथ नहीं बैठ सकती, तो वो चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब जो थर्ड लेडी है वो अब उनके लिए क्या कितना प्लेसेस रहेगा वो देखो। तो थर्ड लेडी कैन बी सीटेड नॉट एडजेसेंट टू अदर लेडीज, वो अदर लेडीज के साथ एक साथ नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो उनके लिए कौन सा प्लेस खाली रहेगा, तो देखो अगर 2 लेडीज यहाँ बैठ सकती है जिनको एक साथ बैठना है, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, यहाँ, या फिर यहाँ, इसमें से कोई भी एक, तो किसी भी एक जगह को फिक्स करके मुझे क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा। तो मान लो कि वो 2 लेडीज को मैंने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब तीसरी लेडीज यहाँ नहीं बैठ सकती है, यहाँ नहीं बैठ सकती है, या फिर पोजीशन चेंज करोगे तो अगेन इनके पास पास का 2 सीट इन्हें नहीं मिल सकता है। तो वो थर्ड लेडी के लिए हमेशा कितना सीट खाली रहेगा, मतलब चूज करने के लिए कितना दो। सीट दो, ठीक है। उनके लिए हमेशा 2 स्पेस ही खाली रहेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 2 में से किसी भी एक जगह पे उनको बैठना पड़ेगा। तो उनके केस में एन क्या हो गया 2 और आर भी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 2 में से किसी भी एक जगह पे उन्हें बैठना है। तो 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1 यानी 2 वेज, ठीक है। तो 2 वेज ही तो हो रहा है, देखो 2 वेज ही तो हो रहा है। अगर यहाँ बैठ रहा है 2 जन तो यहाँ यहाँ नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठ सकता है, इधर यहाँ इधर यहाँ, ठीक है। तो 2 स्पेस हो गया, ठीक है, 2 वेज हो गया, 2 तरीके से बैठ सकता है। तो ये लेडीज का बैठने का जो मतलब अरेंजमेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें जेंट्स वाले अरेंजमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब जेंट्स का अरेंजमेंट देखते हैं। रिमेनिंग 3 जेंट्स कैन बी सीटेड, कैसे बैठ सकते हैं, तो देखो 2 लेडीज इधर इधर चली गई तो फिर बाकी यहाँ यहाँ 2 लेडीज नहीं जा सकते, सॉरी एक लेडीज यहाँ नहीं जा सकती, वो या तो यहाँ जाएगी या तो यहाँ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एक जगह पे अगर जा रही है, मान लेते यहाँ जा रही है, ठीक है, तो जेंट्स के लिए कितना जगह खाली रहेगा, 3 जेंट्स के लिए 3 जगह खाली रह रहा है, ये क्रॉस क्रॉस वाला और ये वाला, ठीक है। जहां पर वो लेडीज नहीं बैठेंगी तो 3 जेंट्स के लिए 3 जगह खाली रहेगा। तो फिर वो कैसे बैठ सकते हैं, तो इनके केस में N3 3 जगह, 3 में से तीनों जगह को ही सिलेक्ट करना है। तो 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 यानी 6 वेज, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा पहले 2 रेस्ट्रिक्टेड लेडीज का अरेंजमेंट 6 वेज, फिर एक सिंगल लेडीज का अरेंजमेंट 2 वेज, फिर 3 जेंट्स का अरेंजमेंट 6 वेज। तो 72 वेज, ठीक है, 72 वेज में ये पॉसिबल है।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन का एक मतलब देखोगे तो देखो, है तो सर्कल का क्वेश्चन, बट सर्कल का फॉर्मूला कहीं नहीं अप्लाई हुआ। क्यों पता है सर्कल का फॉर्मूला कहीं क्यों नहीं अप्लाई करना पड़ा? जब मैंने यहाँ पर दो रेस्ट्रिक्शन मिला मुझे, ठीक है, अब कहीं भी ले लो, तो हम ड्रॉ के हिसाब से बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक सर्कल नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, ये सर्कल कहाँ कंप्लीट होगा, ये दो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अब ये दो में से कोई एक लेना है थर्ड लेडीज के लिए, तो ये जगह एक रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बाकी तीन जगह जो बचेगा वो जेंट्स के लिए। तो सर्कल तो पूरा कैसे भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन होते हुए भी सर्कुलर परमुटेशन का कोई फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं पड़ा। क्योंकि सर्कल पूरा तब होता है ना जब कोई कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हर जगह पे कंडीशन है तो फिर सर्कल तो पूरा हो नहीं रहा है, मतलब सर्कल वाला केस तो हो नहीं रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है। कहीं यहाँ रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, तो ये एक रो अरेंजमेंट हो गया अपने आप में। यहाँ एक लेना पड़ेगा तो यहाँ एक रो अरेंजमेंट हो गया, तो सर्कल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कहीं पर भी सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा, जबकि ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बोला इस पे स्टार लगा, ये अलग है क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर वाला करेंगे। फिफ्थ नंबर वाले में बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड, तो ये तो नॉर्मल बोला है। डॉगमेटिक, ये जो मतलब वर्ड है, इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो कितना सारा लेटर है, एन निकालना पड़ेगा, आर, सारे लेटर्स को लेना, DOGMATIC, 8 हो रहा है, 8 में से 8 लेना है, तो 8P8, तो 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल का आंसर जितना होगा यहाँ पर हमें वही लिखना है, तो 8 फैक्टोरियल कितना होगा? ये 7 फैक्टोरियल था, इंटू 8 लगा रहे थे, 40,320, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं लिखा, फोर्थ वाले सी, फोर्थ वाले का सी हो जाए। 6th नंबर, the number of arrangement of 10 different things taken 4 at a time in which one particular things always occur। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बिना फॉर्मूले के कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग 10 चीज है जिसमें से 4 एट ए टाइम लेना है, जिसमें एक पर्टिकुलर चीज हमेशा आते रहना चाहिए, तो ये हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, ये पूछा है। तो 10 डिफरेंट थिंग्स, तो एन क्या है, 10 हो गया, ठीक है, 10 जो अलग अलग चीज है जिसमें से हमें 4 एट ए टाइम लेना है, तो आर क्या हो गया, 4 एट ए टाइम, 4 हमें सिलेक्ट करना है, जिसमें एक चीज ऑलवेज आना चाहिए, वन ऑलवेज, वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर, वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर, वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर। ये भी कोई सर्कुलर परमुटेशन नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, तो सर्कुलर परमुटेशन का यहाँ पर कोई बात नहीं बोला गया। तो एक पर्टिकुलर चीज ऑलवेज आए, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर हम लोग को 4 चीज लेना है, ठीक है, तो हम इसको 4 प्लेस बना लेते हैं, जिसमें से मुझे पता है कि एक चीज हमेशा ही आएगा, ठीक है, एक चीज हमेशा ही आएगा। तो देखो, अगर
एक एक पर्टिकुलर चीज ऑलवेज अगर आएगा तो मेरे उस केस में अरेंजमेंट कैसा होगा, तो एन क्या है और उसमें आर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज ये चार में से मतलब जो एक है वो हमेशा मेरा फिक्स हो गया। अब वो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, या फिर ये कर लो, किसी भी एक जगह पे कर लो, तो हम मान लेते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज ये वाला है, ठीक है। तो इस जगह को फुलफिल करने के लिए वो एक पर्टिकुलर चीज मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर चीज क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर चीज हो जाएगा ये चार में से कोई भी एक, ठीक है। और बाकी इसका मतलब देखो, मेरा 10 में से एक चीज ऑलवेज आना चाहिए, 10 में से एक चीज ऑलवेज आना चाहिए, तो मेरे यहाँ पर बाकी चीज जो है वो 9 बचेगा। बाकी तो मुझे 9 में से कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मुझे 9 में से 3 लेना पड़ेगा। मुझे बोला है कि 10 अलग अलग चीजें जिसमें एक चीज हमेशा आएगा, तो एक को तो फिक्स्ड कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो 10 में से एक फिक्स है, तो फिर बाकी 9 में से कोई भी तीन चीज मुझे लेना है, क्योंकि उसमें मुझे फ्री रखा गया है कि बाकी 9 में से कोई भी चीज ले लो, लेकिन एक चीज फिक्स्ड है। मान लो 10 अलग अलग टाइप का चॉकलेट है, जिसमें से एक पर्टिकुलर चॉकलेट जो है वो हम लोग हमेशा सिलेक्ट करते हैं, बाकी तीन चॉकलेट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाकी तीन चॉकलेट कहाँ से लेंगे, बचे हुए 9 में से तीन, ठीक है। लेकिन एक हम लोग का हमेशा आना चाहिए, तो वो हम लोग का जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल चार चीज लेना है, वो चार में से एक, ठीक है। वो चार मतलब जो चार चीज होगा उसमें एक हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला फिर ऐसे होगा 4p1 और 9p3। तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। तो 4 into 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 into 9 into 8 into 7, देख लेते हैं कितना। 4 into 9 into 8 into 7, 2016। 2016 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखा हुआ है, वो हम दिखा देते हैं, ठीक है, और वो लिखवा भी देते हैं। फॉर्मूला भी एक बार देख लो, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। ये तो हम लोगों ने समझ के कर लिया। फॉर्मूला ये देखो, number of permutation of n distinct object taken are at a time when a particular object is not, अच्छा ये not taken बोला है, ये वाला number of permutation of r objects out of n distinct objects when a particular object is always included in any arrangement। कोई भी arrangement में एक always आएगा, तो उसमें फॉर्मूला होता है r इंटू एन माइनस वन इंटू n-1 p r-1, मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है r इंटू n-1 p r-1, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब होता है कि जब हम लोग पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट को जब हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो देखो हम लोग हमेशा चार ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा आना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब 4 आउट ऑफ 10 में से हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज आना चाहिए, ठीक है। इन एनी अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर चीज ऑलवेज आएगा, तो फिर r इंटू n-1 p r-1, तो ये फॉर्मूला से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर r कितना है 4, n कितना है 10-1 p r-1 का मतलब 4-1, तो ये हो गया 4 into 9p3, ठीक है। तो ये 4 into 9p3 का मतलब हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो वही 4 इंटू ये ही आ गया 4 into 9, ये देखो 4 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2016। तो ये फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज ऐसे भी देख सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा और अगर समझ के करें, तो जब हम लोग एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा वहां n-1 r-1, ठीक है। ये चीज को और थोड़ा सा इलेबोरेट करके अगर हम समझाना चाहें, मतलब फॉर्मूले से तो हो ही रहा है, तो हम लोग ये भी तो बोलेंगे ना कि मेरा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो
10 में से वो जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसी को मुझे चूज करना पड़ेगा। जैसे 10 ऑब्जेक्ट है, मान लो A B C D, ठीक है, E F G H I, A B C D E F G H I J तक, ठीक है। तो अब मान लो हम लोग जब भी ये अरेंजमेंट लेते हैं तो उसमें ए को रखते ही रखते हैं, ठीक है। तो मेरा इस केस में टोटल मुझे 10 में से लेना नहीं है, ना तो 9 में से 8 में से, मुझे ये ए को ही लेना है हमेशा, ठीक है। तो मेरे लिए वो N1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, तो उसमें 1P1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए है वो ये चार जगह में से कहीं पर भी बैठ सकता है। वो ए जो है वो अपने आप में अपना प्लेस चेंज कर सकता है अरेंजमेंट में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला बोल सकते हैं कि एक मेरा ऑब्जेक्ट तो वो ए है, लेकिन वो चार में से कहीं पर भी बैठ सकता है, तो उसके लिए 4P1, और 1P1 का 1 फैक्टोरियल ही होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग जाए तो आंसर वो 2016 ही होगा। लेकिन इससे और बेटर समझ में आता है, डायरेक्ट अगर हम 4P1 बोल दे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी फॉर्मूले से ऐसे बनता है। अब फिर से एक बार बता देते हैं। पहला बात है, मुझे मान लो ए लेना है हमेशा ये चार अरेंजमेंट में, तो मेरा एन मुझे एक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो ए ही लेना है, यहाँ फिक्स्ड है, हम कुछ दूसरा चीज ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 1, वो मुझे उसी को लेना है, ठीक है। लेकिन वो अपने आप में जो है अपना प्लेसेस चेंज कर सकता है, ठीक है। तो प्लेसेस कैसे चेंज कर सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, मैंने ए लिया, फिर बाकी जो तीन चीजें मान लो मैंने लिया G H और यहाँ पर ले लिया C, ठीक है। अब ये A यहाँ पर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, A सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन में विद अदर थिंग्स के साथ हो सकता है, ठीक है। तो A अपने आप को जब चेंज करेगा तो A के लिए कितने सारे प्लेस है, चार, और A एक ही है, ठीक है। तो वो चार में से किसी एक जगह पे फिट होगा, तो 4P1, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग कर सकते हैं, अगर ऑलवेज एक चीज जरूर आएगा तो। फॉर्मूला वैसे ही बना हुआ है, ये देखो, N-1 PR-1 ये बाद में, मतलब वो फिक्स्ड आइटम के अलावा बाकी आइटम का डेटा बता रहा है कि 9 में से मुझे 3 लेना है बाकी, ठीक है। और ये 4 कैसे आ रहा है, तो ये 4 जो है ये वाले कैलकुलेशन से आ रहा है, ठीक है। 1P1 का मतलब 1 होता है, 4P1 का मतलब देखो 4 होता है, ठीक है। तो वो R हो जाएगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर आइटम है वो अपने आप में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ऑलवेज 4 वेज, या तो वो यहाँ बैठेगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, ठीक है। तो चार तरीका है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 4 आ रहा है। बाकी इसको अगर हम लोग अपने हिसाब से देखें तो इस तरीके से होना चाहिए, जैसे भी करोगे होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है, कुछ टफ नहीं है, और अगर हम लोग समझ के करें तब भी हो जाएगा। फिर सेवेंथ नंबर वाला देखते हैं, देखो सेवेंथ नंबर वाले में क्या बोला। अच्छा, इसका थ्योरम भी देख लो। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। अगर एक पर्टिकुलर आइटम कोई भी अरेंजमेंट में नहीं आना चाहिए, तो फॉर्मूला बोल रहा है N-1 PR, ठीक है। तो फॉर्मूला है N-1 PR, इससे बन जाएगा। बाकी हम लोग समझ के करेंगे पहले, फिर फॉर्मूले से भी करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। The number of permutation of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing never occur। ये आसान होता है, ठीक है। तो n कितना है 10, तो हमें कितना चीज एट ए टाइम लेना है, चार चीज। यहाँ भी सेम बोला है, चार चीज लेना है, बट वहां बोला था एक पर्टिकुलर चीज ऑलवेज आए, यहाँ बोल रहे एक पर्टिकुलर चीज ना आए। तो 10 में से एक चीज मेरा आउट है, जैसे मान लो ABCD करके मैंने लिखा, तो उसमें मान लो मुझे एक कभी नहीं लेना, ठीक है। तो मेरा फिर एन ऑटोमेटिकली एक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक आइटम मुझे जब हटा ही देना है तो बाकी 9 आइटम बचेंगे, ठीक है। अब 9 में से मुझे हमेशा 4 आइटम लेना है, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा NP4, तो सॉरी 9P4, तो 9 फैक्टोरियल, 9 - 4 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल, और इधर हो गया 5 फैक्टोरियल। तो 9 8 7 6 और 5, और इधर 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया 9876। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 8 7 और 6, 3024। देखो 3024 ऑप्शन सी हो जाएगा, 3024 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले से करें तो भी सेम बात ही आ रहा है, ठीक है। तो वो N-1 मतलब 10 - 1 P, और R मतलब 4।
तो ये वही हो गया A9P4, जिसका आंसर होता है 3024। तो ये आसान है, क्यों? क्योंकि एक हटाई दो तो मेरा 10 आइटम बोलने के लिए है, जबकि मुझे 9 में से 4 लेना है, तो इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है मैटर कि मुझे एक चीज ऑलवेज लेना है, फिर वो चीज अपने आप में कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकता है उसका देखना है, बाकी 9 चीज अपने तरीके से कैसे इंटरचेंज कर सकता है वो देखना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, बट ये नॉर्मल है। नॉर्मल जैसा क्वेश्चन होता है वैसा है, एक हट गया तो बाकी 9 का बस जो है अरेंजमेंट, 9 में से कोई भी 4। अच्छा, अब ये वाला देखो, 8th नंबर बोल रहा है कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इन टू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्युपाई द सीट। तो इन्होंने जब एंटर किया तो देखा 6 जगह खाली है, तो वो कितने तरीके से ऑक्युपाई कर सकते हैं वो 6 जगह। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एन और आर, एन हो गया 6, 6 जगह में से इनको 2 जगह ही लेना है, तो 6p2 हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 654 और यहाँ पर हो गया 4 फैक्टोरियल, तो 30 वेज। तो ऑप्शन 30 वेज मतलब 8 का ऑप्शन हो गया डी। इसको हम लिख के भी दिखा सकते हैं, मतलब विजुअलाइज करके दिखा सकते हैं। देखो मान लो 6 जगह खाली है, 1 2 सेकेंड थर्ड, फोर्थ नंबर सीट मान लो फिफ्थ, और ये सिक्स्थ नंबर सीट, इतने सारे सीट खाली है। ठीक है, अब ये लोग ये कैसे ऑक्युपाई कर सकते हैं, देखो तो ऑक्युपाई कैसे होगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसे करके कितना बार लिखेंगे पता है? 6 बार लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा वो भी बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6, देखो ये ऐसा होगा कि देखो या तो एक्स यहाँ बैठ गया, पहले ये 2 सीट वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ये 2 सीट में बैठेंगे। ठीक है, तब ये 2 सीट में वो लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो या फिर ऐसे सोच रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाला सीट तो बैठेंगे ही बैठेंगे, बाकी इसमें से कोई भी एक सीट में बैठ जाएंगे। ठीक है, उस तरीके से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मान लो उन्होंने ऐसा सीट ऑक्युपाई किया, फर्स्ट 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर वो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग सेकंड वाले को फिक्स रखते हैं और बाकी सारे सीट को जो है सोचेंगे, तो सेकंड वाला तो बैठना ही बैठना है, कोई भी बैठे, और बाकी सीट में से कुछ भी एक ले लेंगे, तो 2 1। ठीक है, मतलब देखो ये और ये अलग है, इसमें एक्स फर्स्ट वाले में बैठा था, वाई सेकंड वाले में, लेकिन इसमें एक्स सेकंड वाले में, वाई फर्स्ट वाले में। 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख सकते 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। 3 3 मत लिख देना, 3 3 बोल के कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ठीक है, ऐसे करके वो लोग सीट ऑक्युपाई कर सकते हैं। और ये देखो हर एक जगह पे 1 2 3 4 5 करके 6 जगह पे 30 हो गया। ठीक है, तो ये 30 बेस का मतलब ये आसान था, दो दो डेटा था तो लिख के दिखा सकते हैं। मतलब तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ज्यादा हो तो लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो लोग 1 2 वाला सीट ऑक्युपाई कर लिए, या फिर 1 3, या फिर 1 4, इस तरीके से एक एक करके पेयर में मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये 30 बेस इस तरीके से होगा। 9th नंबर देखो, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो डिजिट है हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 100 से लेके 1000 के बीच का हमें नंबर बताना है, कितना सारा नंबर बन सकता है। द नंबर ऑफ नंबर्स, कितने सारे नंबर 100 से लेके 1000 के बीच में बन सकता है, ये सारे डिजिट से। तो पहला बात है 100 से लेके 1000 के बीच में जो नंबर बन सकता है, ठीक है, वो कितने डिजिट का होगा? 100 से लेके 1000 के बीच का नंबर कितने डिजिट का होगा वो बताओ। मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कितने डिजिट का होगा? क्योंकि 100 से लेके 1000 के बीच तीन का डिजिट मतलब, मैम, हाँ 3 डिजिट।
हाँ 3 डिजिट का, तो ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो हमारा अरेंजमेंट फिर कैसे हो सकता है, तो ये 3। ठीक है, और तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है कि इतना ग्रेटर लेस, कुछ नहीं बोला है। तो फिर 3 डिजिट नंबर बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास टोटल नंबर अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 नंबर है, 7 में से कोई भी 3 हमें लेना है, तो 7p3। 7 6 5 4, 30 × 7 मतलब 210 डेज, मतलब 210 नंबर बन जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा ये वाला। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 0 8। देखो कैसे। 10 से लेके 1000 के बीच का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। जो डिजिट है वो था 2 3 4, 2 3 4 0 8 9, 0 8 और 9। ठीक है, अच्छा अब 10 से 1000 के बीच, मतलब 11 से स्टार्ट है और खत्म कहाँ पर होगा, 999 में, इसके जस्ट आगे वाला, तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा यहाँ पर। मैम 2 और 3। हाँ इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 डिजिट का भी बन जाएगा और 3 डिजिट्स का भी बन जाएगा। अच्छा, जब 2 डिजिट का बनाएंगे तो वो कैसा होगा, तो 2 स्पेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ जीरो कभी नहीं लिख सकते, जीरो लिखेंगे तो वो 1 डिजिट बन जाएगा। जीरो के जगह बाकी सब लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर एन, जीरो के अलावा बाकी सारा नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो एन क्या हो जाएगा काउंटिंग में, वैसे तो नंबर है 2 3 4 0 8 9, 6 नंबर है, लेकिन मुझे यहाँ पर जीरो नहीं लेना है, तो नंबर 5 हो जाएगा। और आर एक एट ए टाइम, ये 5 में से, मतलब जीरो के अलावा 2 3 4 8 9 में से 2 3 4 8 9 में से कोई भी एक डिजिट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए 5 में से कोई भी एक, तो 5p1। ठीक है, और रहा इस जगह को फुलफिल करने का बाद, तो अब यहाँ पर n कितना होगा, r कितना, r तो एक ही है। एक जगह को फुलफिल करने के लिए एट ए टाइम मुझे एक ही डेटा चाहिए, एक ही नंबर चाहिए। n क्या हो जाएगा, अब देखो टोटल n कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से जीरो के अलावा यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा, अगेन वही 5 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जीरो इंक्लूड हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ 2 3 4 8 9 में से कुछ भी एक पुट कर दिया, मान लो 9 पुट कर दिया। ठीक है, तो इधर से बचा 4 और जीरो को एक लेके 5, क्योंकि पीछे हमेशा जीरो आएगा। तो टोटल ये हो गया 5p1, और ये दोनों एंड होगा तब डिजिट नंबर बनेगा। तो 5p1 का मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। 25 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, 25 नंबर्स कैसा बनेगा, देखो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं, जैसे 23 24। ठीक है, 20 28 29। ठीक है, फिर 2 से हो गया, तो अब लिखना है 34 30 38 39। ठीक है, अच्छा अब ये सबका उल्टा भी लिखेंगे, 39 हो गया। अच्छा 3 से हो गया, अब लिखना है 40 48 49। फिर हो जाएगा 89। अब ये सबका उल्टा, जैसे कि 32 42, ये बस उल्टा नहीं करना है। 82 92 43 83 93, और इधर हो जाएगा 84 94 98। पता नहीं कितना सारा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दो बच गया फिर, पता नहीं कौन सा दो बच गया।
2 बज गया है फिर। ओ, जीरो का सारा नहीं हुआ ना, जीरो का होना चाहिए। जीरो में एक 20 जाएगा, एक 30 जाएगा, एक 40 जाएगा, एक 80 जाएगा, वो नहीं लिखा है। एक 80 जाएगा और एक 90 जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 25 नंबर बन जाएगा। और 3 डिजिट्स का कैसे होगा? तो उसके लिए 3 जगह, यहाँ भी वो जीरो सामने नहीं आ सकता है, बाकी कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ भी N5 और R1 हो जाएगा, तो 5P1। और बाकी ये 2 जगह के लिए, ये इसके लिए हो गया। बाकी ये 2 जगह के लिए N अगेन 5 हो जाएगा और R हम लोग का 2 हो जाएगा। 5 में से कोई भी 2 लेना पड़ेगा, तो 5P2। और ये दोनों एंड है, तो 5P1 एंड 5P2 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4, 5, 4, 3, 100। ये तो काफी ज्यादा है, ये तो लिख नहीं पाएंगे। 100 नंबर बन जाएगा। ठीक है, 100 नंबर्स, बेस नहीं, 100 नंबर्स बन जाएगा। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? टोटल नंबर्स हो जाएगा 2 डिजिट का 25 और 3 डिजिट का 100, तो टोटल 125। तो ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐड नहीं करोगे तो इंडिविजुअली आंसर, अगर कुछ ऑप्शंस रहा दे दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब हम ये कह रहे हैं, मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन रहा 100 और उस पे टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो 2 डिजिट 3 डिजिट दोनों मिला के बोलना। अच्छा, 11 वाला। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप में कितने सारे बॉयज हैं ये बताना है। तो हम लोगों को एन ही नहीं पता कितना है। ठीक है, ग्रुप में जितने सारे लोग हैं वही एन हो जाता है, वो नहीं पता। लेकिन ग्रुप में से जितने भी बॉयज है, उसमें से अगर हम लोग 4 बॉयज का अरेंजमेंट करते हैं, तो वो 12 गुना होता है 2 बॉयज के अरेंजमेंट का। तो 4 बॉयज के अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? तो एन ही है, नहीं पता एन का वैल्यू कितना है। ठीक है, और R4 हो जाएगा, तो एक हो गया NP4। और 2 बॉयज के अरेंजमेंट में एन है, मुझे नहीं पता कि टोटल एन कितना है, तो ये हो जाएगा NP2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि NP4 जो अरेंजमेंट है वो NP2 से 12 गुना ज्यादा है, तो 12 इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये अरेंजमेंट अगर हम लोग का 60 आया, तो फिर ये वाला 5 आएगा, तभी तो इसका 12 गुना मतलब जो है 60 हो जाएगा। तो फिर 12 मुझे इधर ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अब देखो, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया है। एन का वैल्यू, ग्रुप ऑफ जो बॉयज है उसका वैल्यू है 10, 8, 6। अब इसमें से कोई एक होगा या नन ऑफ दिस होगा? तो ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 8, ऑप्शन सी दे दिया है 6 और ऑप्शन डी दे दिया है नन ऑफ दिस। अब इसमें से हमें चेक करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हो रहा है। कोई वाला नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। 10P4, तो 10P4 मतलब 10 फैक्टोरियल, और ये हो गया 6 फैक्टोरियल, मतलब 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट होके 90 इंटू 56, 90 इंटू 56, तो ये हो गया 5040। और 12 इंटू NP4 मतलब 10P4, 10, 9, 8 और 6 फैक्टोरियल, और ये हो गया 6 फैक्टोरियल। तो ये तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। 18, 90, 90 इंटू 12 इंटू 8 ज्यादा हो जाएगा। 8640 ज्यादा हो गया, तो फिर ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, जो कि 8 दिया हुआ है। 8P4, तो 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 यानी 4 फैक्टोरियल, तो 8, 7, 6, 5, 4, 4 फैक्टोरियल, 30 और 56, 1680।
अच्छा ये 2 लिखना चाहिए था, ये गलत लिख दिया मैंने। 10 - 2 यानी 8 फैक्टोरियल। पता नहीं, ठीक है, फिर भी नहीं होगा मुझे इतना लग रहा है। तो ये हो गया 108 और 8 फैक्टोरियल। अच्छा ये 12 टाइम्स होके इसके साथ बराबर होना चाहिए, तो 90 × 12 1080 हो जाएगा। नहीं ये भी नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। अच्छा फिर ये वाला 1680 8p4 और 8p2 और उसका 12 टाइम्स, तो 8p2 पहले कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल 8 7 6, 6 फैक्टोरियल 56, 56 × 12, क्या 1680 होगा? नहीं, 672 आ रहा है। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं, सी, बी भी नहीं होगा। अब सी या फिर नन ऑफ दिस। 6p4, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल हो जाता है 5 फैक्टोरियल 120, 120 × 6 720 डिवाइडेड बाई 2, और 12 × 6p2 6 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो फिर 12 ये 720 होता है, ये 24 होता है। 24 3 में से हो जाता है मतलब, हाँ ये हो रहा है 360। तो ऑप्शन सी। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि अगर इतना पीछे ऑप्शन रहेगा तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो आंसर हम लोग का सी हो गया। बाकी चेक करने के ऊपर है, जितना जल्दी कर पाएंगे। ये क्वेश्चन में वैसा कुछ है नहीं, बस हमें ऑप्शन के साथ जो है देख लेना है। अच्छा फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करने जाए तो वो एमसीक्यू 1 मार्क के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले नॉर्मल तरीके से बताएंगे तो ये ट्रिक समझ में आएगा कि कैसे करके हो रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये समेशन साइन है, जैसे तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखते हो। आर का वैल्यू 1 से लेके, इसको बोला जाता है आर इक्वल टू 1 to 10 आर इंटू आर पी आर। ठीक है, तो ये हम लिख के दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। समेशन या एडिशन बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आर इक्वल टू 1, और यहाँ लिखा हुआ है 10 आर इंटू आर पी आर। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसका मतलब आर का वैल्यू एक बार 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 तक है, उससे ज्यादा नहीं है। आर का वैल्यू 1 से लेके 10 तक है। और जो जिसपे ये वैल्यू लगाना है वो है आर इंटू आर पी आर। तो आर इंटू आर पी आर में एक बार 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और ये सभी आपस में ऐड होते जाएगा। मतलब कैसा होगा, तो इसको एक एक करके लिख के दिखाते। 1 × 1p1 प्लस, ठीक है क्योंकि एडिशन है, फिर 2 × 2p2 प्लस 3 × 3p3 प्लस 4 × 4p4 प्लस 5 × 5p5 प्लस 6 × 6p6 प्लस 7 × 7p7 प्लस 8 × 8p8 प्लस 9 × 9p9 प्लस 10 × 10p10। ठीक है, ये सभी हो जाना चाहिए। अच्छा अब देखो, 1 मतलब np1 n फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल, 4 × 4 फैक्टोरियल, 5 × 5 फैक्टोरियल, 6 × 6 फैक्टोरियल, 7 × 7 फैक्टोरियल, 8 × 8 फैक्टोरियल, 9 × 9 फैक्टोरियल, 10 × 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम लोग ये सारे चीजों का कैलकुलेशन करें तो वो कितना आ जाएगा, मतलब कैलकुलेटर का हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो 1 × 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, ये 1 हो गया। ठीक है, जो ओरली कर सकते वो ओरली कर लेते। 2 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो ये 4 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 6 होता है, तो 6 × 3 18 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, तो 24 × 4 96 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, 120 × 5 हो जाएगा 600। ठीक है, अच्छा 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है, 720 × 6। देखो थोड़ा थोड़ा अगर याद है कौन सा फैक्टोरियल कितना होगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं।
ये कैलकुलेटर इधर नहीं आ रहा, तो छोड़ो, हम कर लेते हैं यहाँ पर। 7 फैक्टोरियल मतलब 720 × 6, 4320, 4320 हो गया, ठीक है। इसके बाद 7 फैक्टोरियल होता है 5040, ठीक है। 5040 × 7, 5040 × 7, मुझे याद है तो हम कर रहे हैं, तुम लोग को अगर याद नहीं है फिलहाल तो ये लिख के कर सकते हो, मतलब पूरा पूरा फैक्टोरियल निकाल के इंटू करके फिर कर सकते हो। तो 35,280, 35,280। तो 7 फैक्टोरियल है 5040, तो 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5040 × 8 × 8, दो बार, क्योंकि एक ये वाला 8 और वो 8 फैक्टोरियल का, तो 3,22,560, ठीक है। 3,22,560। अब 9 फैक्टोरियल का कैसे निकालेंगे? देखो 7 फैक्टोरियल जो है वो हम लोग का होता है 5040, ठीक है। अब 9 फैक्टोरियल निकालने के लिए मुझे इसमें 8 और 9 मल्टीप्लाई होगा और एक 9 होगा, क्योंकि 9 × 9 फैक्टोरियल है। तो 32,65,920, 32,65,920, और एंड वाला है 10 फैक्टोरियल। तो फिर से कर लेते हैं, तो इसमें डिवाइडेड बाय 9 कर लो, तो 3,62,880 ये मेरा आ जाता है 9 फैक्टोरियल। अब इसमें 10 × 10 कर लो, तो आ गया हम लोग का 10 × 10 फैक्टोरियल, 3,62,88,000, तो 3,62,88,000, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सब टोटल करेंगे, ठीक है। प्लस ये वाला 32,65,920, 32,65,920, प्लस 3,22,560, 3,22,560, प्लस 35,280, प्लस 4,320,600, 4,320,600, प्लस 96,18 प्लस 5, 96,18 प्लस 5, 4 + 1 5, तो 3,99,000, 3,99,16,799, 3,99,16,799, ये आ गया, ठीक है। ये अभी हम लोग नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, जैसा हमें करना भी नहीं है, हम लोग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन वो सीखने के लिए। अब देखो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर ऐसे दिया हुआ है 11P11, 11P11 -1, 11P11 +1, या फिर नन ऑफ दिस। तो मुझे 11P11 चेक करना चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? 11P11 मतलब 11 फैक्टोरियल होता है। अब 11 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? तो देखो 7 फैक्टोरियल होता है 5040, ठीक है। अब 11 फैक्टोरियल का मतलब इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा? 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो ये हो गया। तो 11 फैक्टोरियल होता है कितना? यहाँ पर देखो 3 करोड़ 3,99,16,800, 3,99,16,800 के जगह हम लोग का 799 आया है, ठीक है। मतलब -1 करने से जितना आता है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? 11P11 -1, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये है 11P11 -1, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। देखो अगर हमें कुछ ना पता हो तो हम लोग इस तरीके से कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम है, कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो, तो इससे भी, ये भी मेहनत करके 1 मार्क लिया ही जा सकता है। लेकिन एक और तरीका है, उससे भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? देखो हम लोग ये 1 × 1 फैक्टोरियल जो है, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग सीख रहे हैं कि कौन से ट्रिक से कर सकते हैं। देखो 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 फैक्टोरियल लगाना है, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसके बाद जाए तो 2 के बाद 3 लिखना है, ठीक है, और 2 के बाद 1 है, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 6 - 2 4 हो जाएगा। इस तरीके से डॉट डॉट लिखते जाना है। तो अब देखो ये 2 लिखा, 3 लिखा, इसके बाद लिखोगे 4, ठीक है, माइनस कर दो, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। इसके बाद लिख देना 5, ठीक है, ऐसे करके एक एक जगह बचाते हुए लिखो। 6 लिखो, ठीक है, फिर लिखो 7, ठीक है, 8, 9,
10 और कहाँ तक लिखे वो एक सवाल है। ठीक है, तो देखो कहाँ तक लिखना है। तो 2 1 हो गया, तो 1 2, इसके बाद क्या लिखेंगे 3, इसके बाद 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मुझे आर का वैल्यू 10 दिया है, तो 10 तक लिखना है। ठीक है, तो ये 10 तक लिखना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 11 फैक्टोरियल लगाना है। ठीक है, अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन ना करके इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, देखो तो कट जाएगा, बहुत सारा चीज कट जाएगा। जैसे कि अभी से काट देते, ये 2 फैक्टोरियल कट गया, फिर ये 3 फैक्टोरियल कट गया, ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े, इसीलिए हम पहले ही काट दे रहे हैं। इधर 4 फैक्टोरियल कट गया, इधर ये 5 फैक्टोरियल कट गया, इधर ये 6 फैक्टोरियल कट गया, इधर ये 7 फैक्टोरियल कट गया, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल ये कट गया, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल ये कट गया, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल ये कट गया। बचा क्या, इधर से 11 फैक्टोरियल और उधर से -1 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल को हम लोग बोलेंगे 11p11 और 1 फैक्टोरियल को 1। तो ये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच होगा। अब क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है? हाँ, एक बार हम लोगों ने किया था, हम दिखाएंगे। मैंने बोला था प्रूफ के लिए दिया है, हमें जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे, वो था ये वाला। ठीक है, दिखाते हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आई थिंक तभी किया। इसके बाद वाला ये रहा मिल गया। ये वाला हम लोगों ने एक एलएचएस प्रूफ किया था, तो वहां पर मैंने बोला था कि 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आए तो इतना याद रखो कि मुझे आर का वैल्यू 1 से 10 तक लिखना है, और आर मेरा यहाँ डिनोट हो रहा है। ठीक है, आर मेरा यहाँ डिनोट हो रहा है, तो 1, तो इधर आर जो होगा उससे ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो 2 1 3 2 ऐसे करके आर का वैल्यू जितना तक होगा वहां तक लिखते जाना है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता चल जाएगा कितना। बस एक और कर लेते हैं। इसमें बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, 9 डिजिट नंबर बनाना है डिफरेंट डिजिट से। अभी हमें डिजिट नहीं दिया हुआ है, तो हम मैथ्स में डिजिट कितने सारे हो सकते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट होता है, बाकी सब तो बना हुआ होता है। जैसे कि अगर 12 लिख रहा है तो 1 और 2 का यूज करके, तो मेन डिजिट इतना ही होता है, जो कि काउंटिंग में टोटल 10 है। इससे मुझे 9 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 9 डिजिट का नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि पहले वाले केस में जीरो की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, तो 9 में से कोई भी एक लेना है, तो 9p1। और बाकी यहाँ पर 9 ही बचेगा इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो की जगह बाकी सब ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस के लिए जो ले लिया उसके अलावा बाकी जितने भी है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आर 8 हो गया, तो 9p8, 9p1 और 9 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, तो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। शायद इसी तरीके से ऑप्शन है, तो हम इतना ही रख रहे हैं, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, बाकी 14 से लेके यहाँ पर 21 तक बाकी है, 14 से लेके 21
इसमें होमवर्क देखना है। नेक्स्ट जो है इसमें परमुटेशन का और एक है कि अगर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, बट बीच में कॉम्बिनेशन दे दिया, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, पहले परमुटेशन पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो परमुटेशन का एक और स्पेशल पॉइंट, जैसे आज हम लोगों ने सर्कुलर देखा, उसमें बाकी है हम लोग का ये स्टैंडर्ड परमुटेशन, ठीक है। ये सीखेंगे और जो ये बाकी है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही जो है हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही कर। मैम एक बार लास्ट वाला